हेलो एवरीवन। आज है 3 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए जून महीने की ये जो करंट अफेयर की ई बुक है जिसमें कि 200 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में बाइलिंगुअल कवर कराए गए हैं, यह आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। कल्याणी मैम ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस इसका 21 रुपीज ही रखा गया है, जो कि हर महीने की ई बुक का प्राइस होता है और ये आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे स्टूडेंट जो डेली नोट्स बनाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो जॉब में है, जो नोट्स नहीं बना सकते, उनके लिए ये ई बुक फायदेमंद रहेगी। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन से। हमने कल देखा था कि एनसी सोजन जो है ये अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग का नया रिकॉर्ड बनाई है। राजस्थान और हरियाणा ने हाल ही में यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए समझौता किया। छतरिया धान मध्य प्रदेश का है जिसे जीआई टैग दिया गया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 6 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में खोजा गया बैक्टीरियम नेताजी, जो कि औद्योगिक प्रदूषकों का जैविक उपचार है, इससे संबंधित है। इसके अलावा हाल ही में जापान की प्राइम मिनिस्टर शाने ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर है। केंद्र सरकार ने नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए शेड्यूल H2 दवाओं के पैक पर बार कोड या QR कोड टेक्नोलॉजी को कंपलसरी किया है। भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का नामांकन भेजा? तो मेघालय राइट आंसर है। सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है रवि अग्रवाल का। अमेरिका में चल रहा जो रिम्पैक्ट 2026 समुद्री अभ्यास है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास बताया जा रहा है, जिसमें भारत समेत लगभग 30 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत और सऊदी अरब ये भी हाल ही में उद्घाटन सऊदी जल मंच के दौरान जल संसाधन प्रबंधन में व्यापक सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया। इस ढांचे के तहत मातृ मृत्यु दर का प्राथमिक लक्ष्य प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम डेथ। हाल ही में चर्चे में रही फ्लेमिंगो क्रांति, जो कि अल्बानिया से जुड़ा एक पर्यावरण और नागरिक समाज विरोध आंदोलन है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस, जीएसटी डे और सीए डे मनाया जाता है। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए OCI कार्ड प्रणाली की शुरुआत की है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर OCI की फुल फॉर्म क्या है? तो OCI की फुल फॉर्म बनती है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है OCI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अभी चर्चे में आया क्यों है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है, इन्होंने हाल ही में FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड प्रणाली की शुरुआत करी है। ये जो OCI प्रणाली है ना, ये एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग सक्षम बनाती है, जिससे कि जो भी आवेदक है ये दस्तावेज अपलोड कर डिजिटल कार्ड जो कि है ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये है क्या? तो इसका मतलब है भारत का प्रवासी नागरिक, मतलब कि ये विदेशी नागरिकता वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला आजीवन वीजा कह सकते हैं या स्थायी निवास दर्जा आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्म आते हैं, एक तो है NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन और इसमें एक यहाँ पर मैंने बताया OCI। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जो NRI इसे आप अनिवासी भारतीय कह सकते हैं, भारतीय मूल का है लेकिन ये विदेश में रह रहा है, NRI आप इसे कहेंगे। जबकि जो OCI है ये भारत के प्रवासी नागरिक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसमें मेन अंतर तो यही है कि जो NRI है, NRI एक भारतीय नागरिक होता है जो विदेश में रह रहा होता है, सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। जबकि ये जो OCI है,
ओसीआई मूल रूप से एक विदेशी नागरिक ही होता है, दूसरी कंट्री का नागरिक होता है, जिसके पास भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिन का दर्जा होता है। यही मूल अंतर है इनके पास। नागरिकता में फर्क यही है कि जो एनआरआई है इनके पास भारत की नागरिकता होती है और भारत का पासपोर्ट होता है, ठीक है। जबकि जो ओसीआई है ये भारत के नागरिक नहीं होते, इनके पास दूसरे देश, फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन देशों का पासपोर्ट और इसी देश की नागरिकता होती है। ओसीआई जो है ये केवल एक लाइफ लॉन्ग यानी कि आजीवन वीजा की तरह ही है। तो इसे ही सुगम बनाने के लिए ओसीआई कार्ड प्रणाली की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रिसेंटली की गई है, इसके कारण ये चर्चे में रहा है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय वित्त समिति भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने के लिए कितनी राशि के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा 1.25 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, ये जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है ना, ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 का ही एडवांस वर्जन, उन्नत संस्करण आप इसे कह सकते हैं। इसके लिए 1.25 लाख करोड़ के बड़े परिपक्व मंजूरी मिली है। मतलब कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का ये पहल है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन हब के रूप में स्थापित करना। सेमीकंडक्टर जिसे आप हिंदी में अर्धचालक भी कह सकते हैं, मूल रूप से इसका जो इस्तेमाल है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर और जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर और डायोड में इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल इंटरनेट में और ऑटोमोबाइल में जैसे कि आपका ई व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर इसमें एनर्जी और लाइटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। वो कैसे? तो सिलिकॉन जैसे मतलब सेमीकंडक्टर का उपयोग जो है ये सोलर पैनल, जो सौर पैनल्स होते हैं, इसमें धूप को बिजली में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला जो एलईडी बल्ब है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और मेडिकल और डिफेंस में भी इस्तेमाल होता है। देखिए, मेडिकल में ना जो आपकी एक्सरे मशीन्स हैं, फिर एमआरआई स्कैनर है, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। और डिफेंस सेक्टर में कैसे इस्तेमाल होगा? तो देखिए, राडार सिस्टम और संचार उपकरणों में सेमीकंडक्टर की जो भूमिका है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL ने हाल ही में किन 2 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए डिजाइन कंसल्टेंसी बोलियां आमंत्रित करी हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु से चेन्नई और दिल्ली से वाराणसी रूट के लिए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस रूट पर मतलब बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के विकास के लिए ऑफिशियली तौर पर डिजाइन कंसल्टेंसी बोलियां आमंत्रित करी हैं, जो भारत के हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार का एक बड़ा कदम है। मतलब कि इस रूट में बुलेट ट्रेन चलेगी, इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इसके लिए फिर जो अथॉरिटी है या टेंडर किस कंपनी को मिलेगा, ये सब बोलियों के द्वारा ये तय किया जाएगा। यहाँ से डिस्कशन यदि हम करें इंडियन रेलवे की, तो अश्विनी वैष्णव इंडियन रेलवे का प्रभार संभाल रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा था भारतीय रेलवे जोन का जो 18वां जोन है साउथ कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर विजयवाड़ा में है। जनवरी 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी हावड़ा से गुवाहाटी के बीच। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल ऑसिलेशन ट्रायल किया गया हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान ये मिला है चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शाइन ऐप लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म बनती है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम रुद्राक्ष है, इसका सफल ट्रायल रन कंप्लीट किया, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर थी। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। और जो गुजरात है ये 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत हथनी कुंड बैराज से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर, यहाँ MCM जो लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म है मिलियन क्यूबिक मीटर, इतने यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन यानी कि जो आपका अंडरग्राउंड पाइपलाइन है इसके माध्यम से किस राज्य में आपूर्ति करने के लिए लगभग
34,102 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये हथनी कुंड बैराज जो है ये है कहां पर, तो ये हरियाणा में है, यमुनानगर जिले में है और यमुना नदी पर ही है। तो इस हथनी कुंड बैराज यानी कि हरियाणा से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर यमुना जल को अंडरलाइन पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र है यहां पर पहुंचाया जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने दूसरे फॉर्मेट में कल भी डिस्कस कर ही लिया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, ये किस संगठन की एक विशेष परियोजना है, तो ये आप रिलेट करेंगे बीआरओ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। पर्पस क्या है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मुख्य कार्य है अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ सीमावर्ती हिस्सों में रणनीतिक सड़क, पुल और हेलीपैड का निर्माण करना और इसका रखरखाव करना। बीआरओ का फॉर्मेशन ईयर 1960 है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आएगा, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो इसका है सर्वेण सर्वम साध्यम। और इसका क्या अहम रोल है, तो भारत के देखिए जो बॉर्डर से या सीमावर्ती इलाकों, साथ ही मित्र पड़ोसी देशों में जो सड़क का निर्माण है, पुल है, सुरंगों का, हवाई पट्टियों का निर्माण, ये यही करता है। इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जैसे कि अटल सुरंग, सेला सुरंग, प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, प्रोजेक्ट वर्तक और अरुणांकी, सभी आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल छठवा है, हाल ही में आयुष्मान सारथी को किस योजना के अंतर्गत या किस योजना के आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में लॉन्च किया गया। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत में। अभी क्या हुआ है कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसे आप आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं, इससे जुड़ी जो भी सर्विसेज है इसे और भी आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान सारथी नाम का ऑफिशियली व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए द्वारा डेवलप किया गया है। तो अब जो लाभार्थी है, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9172908238, इस पर मैसेज करके आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और केवाईसी है जो कि ये करा सकते हैं। बात की जाए यहाँ से आयुष्मान भारत योजना की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। ये लॉन्च किया गया था 28 सितंबर, 28 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था। कब, तो 2018 में रांची के झारखंड से ये किया गया था लॉन्च। अगला सवाल है, किस तिथि को मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत वीजी रामजी अधिनियम लागू किया गया है, तो ये 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। ये एक्ट इस साल चर्चे में था और अब फिलहाल ये लागू किया गया है। देखिए ये जो वीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जो अधिनियम है ये 2025 मतलब 2025 का है, लागू 2026 में हुआ है। तो ये मनरेगा का ही एडवांस वर्जन है। ये नया कानून देश भर में लागू हुआ है और इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन की बजाय जो रोजगार है 125 दिनों के रोजगार की कानूनन गारंटी दी गई है। और इसके लिए मजदूरी भी बढ़ी है, जैसे कि नए कानून लागू होने के बाद से देश भर में जो एवरेज दैनिक मजदूरी थी, दिन भर की मजदूरी, ये 298 समथिंग थी, यही अब बढ़ करके 327 रुपीज कर दी गई है। ठीक है, मतलब न्यूनतम अंतरिम मजदूरी 300 तो प्रतिदिन रखी ही गई है इसमें, जो कि अब लागू हो चुका है 1 जुलाई से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में विदेश सचिव का कार्यकाल जो है ये 14 जुलाई 2027 तक यानी कि अगले साल की जुलाई तक बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है, तो अभी तक हमारे विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री काम कर रहे थे और इन्हीं का कार्यकाल को फिर से एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। और विक्रम मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। बात की जाए यदि रवि अग्रवाल की, तो हमने देखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बने। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल फिर से बन गए हैं। प्रवीण सूद ये सीबीआई के महानिदेशक थे ही, फिर से इनका कार्यकाल बढ़ गया है। सवाल 9वां है, किस देश ने मोंगला पोर्ट को डेवलप करने के लिए चाइना को सौंप दिया है, तो आंसर इसका बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी। सबसे पहली बात आप मैप के थ्रू देखिए कि ये जो मोंगला पोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये बांग्लादेश के मैप में कहां पर है। ये है मोंगला पोर्ट।
और यहाँ पर एक चटगांव पोर्ट है, हालांकि ये भी बांग्लादेश का ही है। तो यहाँ पर जो मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, ये मोंगला पोर्ट है। ये चटगांव पोर्ट के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। और जैसे कि लोकेशन तो आपने देख ही लिया है, ये बंगाल की खाड़ी से, ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से नॉर्थ साइड में लगभग 62 किलोमीटर के अंदर स्थित है। और ये ना दुनिया का प्रसिद्ध जो सुंदरबन मैंग्रोव है ना, इस वन से सुरक्षित है। अभी इसके डेवलपमेंट का जो कार्य है, ये दिया गया है चाइना को। ये परियोजना पहले भारत को सौंपी गई थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इस काम को रद्द करके अब चाइना को हस्तांतरित कर दिया, यानी कि चाइना के साथ ये समझौता कर लिया है। बात की जाए बांग्लादेश की, कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी है टका। और बांग्लादेश के साथ जो भारत की एक्सरसाइज है, इसका नाम आप संप्रति रिलेट कर सकते हैं। एक और रिलेट करेंगे तो बोंगो सागर। अच्छा, यहां से एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया के मैप में यहाँ पर श्रीलंका है, ये पाक स्ट्रेट के माध्यम से भारत से सेपरेट होती है। तो यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम हम्बनटोटा पोर्ट है। हम्बनटोटा पोर्ट ये आप श्रीलंका से रिलेट करेंगे। इसके भी डेवलपमेंट का कार्य जो है, ये चाइना ही कर रहा है। सवाल 10वां है, किस स्थान पर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो राजधानी दिल्ली जो है, यानी कि अपना देश भारत ही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी है जो कि करने जा रहा है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा अगस्त के महीने में, 17 से 23 अगस्त तक। इससे पहले भारत ने लास्ट टाइम 2009 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी करी थी। बात की जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो 1934 फॉर्मेशन ईयर है। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। थाईलैंड की जो खुनिंग पतामा है, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे ये मेंशन है कि BWF कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट कराता है। तो थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, उबर कप जो कि महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है, सुधीरमन कप और BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये सभी ये कराता है। सवाल 11वां है, भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया? तो SDG इंडेक्स में भारत 94 प्लेस पर रहा है और 167 कंट्रीज में भारत को 94 स्थान पर रखा गया, जो कि अब तक की भारत की सर्वोच्च रैंकिंग है। लास्ट ईयर भारत 99 प्लेस पर था और इस सूचकांक में भारत का जो कुल स्कोर है, ये 100 में से 68.3 रहा है। अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था, कुछ इंडेक्स या रैंकिंग से ही सवाल था। इसमें रैंकिंग एग्जैक्ट तो नहीं पूछी गई, कुछ पूछा गया था कि भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में इतनी है तो कितने स्कोर के साथ है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए यहाँ से आप स्कोर भी याद रखेंगे। टॉप 3 कंट्रीज हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। इसमें अंतिम स्थान पर, यानी कि इसमें 167 नंबर की जो कंट्री इसमें सबसे लास्ट में रही है, ये हो जाएगी साउथ सुडान। ये साउथ सुडान ना यूनाइटेड नेशंस की भी अंतिम कंट्री है, अंतिम मेंबर कंट्री, 193rd नंबर की कंट्री। यहाँ से इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग का यदि हम रिविजन करें जो 2026 में हमने डिस्कस किया है, तो इस साल जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड है, इंडिया 127। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 157 है। दुनिया में सुरक्षित पीने योग्य पानी वाले देशों में टॉप पर स्विट्जरलैंड है। इंडिया शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन के मामले में म्यांमार टॉप पर, भारत दूसरे स्थान पर। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर पाकिस्तान, इंडिया 13। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 116। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, इंडिया 6th प्लेस पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 प्लेस पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लास्ट ईयर का जो था, टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर। सवाल 12वां है, किस दिन हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो ये जून महीने की 2 तारीख को हर साल मनाया जाता है। ये जो दिन है, ये अंतरराष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जिसका जो स्थापना है 1924 में पेरिस ओलंपिक के दौरान हुआ था। इस दिन का जो उद्देश्य है, खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करना और खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में एक्सीलेंस को इंकरेज करना है। 13वें नंबर का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व वाला
विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश कौन बना है? तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ के आंकड़े ये कहते हैं कि 2026 में चाइना सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार कितना, तो लगभग 3.41 ट्रिलियन डॉलर वाला देश रहा है। और इस लिस्ट में जापान 1.25 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड 932 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। बात की जाए यहाँ से यदि चाइना की, तो चाइना ये मैकमोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होगा। कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। अभी हाल ही में दुनिया की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि चाइना का लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर टॉप पर था। चाइना ने नियो नाम का दुनिया का पहला कमर्शियल ब्रेन चिप को मंजूरी दी है। चाइना साल 2030 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने के अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ईरान चाइना CM-302 जो डील रही है, तो CM-302 एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल का एग्जांपल है। जनवरी के महीने में इसने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए लास्ट ईयर इसने जांगिंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। नया स्टील्थ फाइटर जेट J-36 भी इसी ने लॉन्च किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है 137 बिलियन डॉलर से। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया जिसका नाम स्टार 1 है। और चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण किया। अगला सवाल है, निम्न में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया गया? आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, जो कि देश के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। तो 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ये पत्रकार जून 2026 में चेन्नई में आयोजित एक विशेष समारोह में खेल जगत में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए प्रदान किया गया। और लास्ट का क्वेश्चन भी अवार्ड का ही है, किसे 71वें नंबर के अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर इसका फ्लोरेंस राबियार है, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस की प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार। इन्हें 71वें नंबर का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन और वैश्विक मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने देखे हैं, जैसे कि इंडियन बैंक के जो पूर्व MD और CEO है सत्यनारायण राजू, इन्हें बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अभिलाषा बाराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट सिविल एंड ऑर्डर ऑफ मांकुए से सम्मानित किए गए हैं भारत के प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और कीर्तन घेड़ा। अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड मिला है शेखर सुमन को। इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये मिला है ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी को, इनके नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। यूनेस्को गिलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। सुपर्णा शर्मा के साथ आनंद आरके को पुलित्जर प्राइज मिला। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर एन चंद्रबाबू नायडू को। ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स मिला है अतनु नाथ को। 13वें नंबर का सुरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार जीता सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित ने। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड मिला जोपल्ली संतोष कुमार को। WWF नेशनल अवार्ड अलीम यूसुफ। MS स्वामीनाथन अवार्ड जीता है श्रीनिवास राव ने। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। 5वें नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर प्राइज मिला कैलाश सत्यार्थी को। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट डायरेक्टर रही हैं आदित्य धर। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है अरुंधति रॉय ने। एबल प्राइज गिल्ड फाल्टिंग्स। ग्रैंड प्राइज जुपल्ली कृष्णा राव। ज्ञानपीठ अवार्ड बैरामथु। और 2026 का जल पुरस्कार स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी ने जीता। मैंने कल आपसे पूछा था ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 127 है, टॉप पर आइसलैंड, और ये रिपोर्ट रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आज का सवाल आपके लिए है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।